हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। ठीक है, इसी में पिछले 3 वीडियो हो चुके हैं। अगले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के प्रकार क्या क्या होते हैं। फिर 2 प्रकार हैं जिनकी बात हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो चलिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ही हम लोग संगठन ढांचा भी बोल सकते हैं और संगठन संरचना भी बोल सकते हैं। ठीक है, संगठन की संरचना भी लिखा जा सकता है। तो किसी संगठन का वह ढांचा जिसके भीतर प्रबंधकीय मतलब मैनेजेरियल और परिचालन मतलब ऑपरेशनल कार्य किए जाते हैं। तो जो ऑपरेशन हो रहा है और जो मैनेजमेंट हो रहा है जिस भी ढांचे के अंतर्गत हो रहा है, ढांचा किस तरह का ढांचा है, कौन सा ढांचा है, बिल्डिंग की बात हो रही है क्या? यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात होती है भूमिकाओं की, रोल्स की, कि किस तरह का रोल्स बना हुआ है, किस तरह का सेटअप है। तो उसका जो ढांचा बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, संगठन संरचना संगठन प्रक्रिया का एक परिणाम है। तो जो संगठन प्रक्रिया होती है ना, जो ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसी का एक आउटकम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहले संगठन प्रक्रिया हुई, उसका परिणाम निकल करके आया संगठन संरचना यानी कि संगठन ढांचा। ठीक है, एक प्रभावी संगठन संरचना कब होगी, कब बोला जाएगा कि ये इफेक्टिव है, कब बोला जाएगा कि ये ढांचा अच्छा है, किसका, संगठन का? जब लाभदायकता में वृद्धि हो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ज्यादा फायदा हो रहा हो, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या थी सबसे बड़ी, कि जो संगठन प्रक्रिया उसी का एक परिणाम है संगठन संरचना। ठीक है, अच्छा अब समझिए आगे बात। आगे क्या है, जो संगठन, इसकी आवश्यकता क्या होती है संगठन संरचना की? तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि संगठन ढांचे से क्या क्या फायदे हो जाते हैं। वही सारे फायदों की वजह से आवश्यकता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो वही सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, एक उद्यम को, कोई भी व्यवसाय है, आकार में वृद्धि अगर वो बड़ा हो रहा होता है ना, तो क्या होता है, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती आ रही। कॉम्प्लेक्सिटी की जटिलता किस तरह की हो सकती है? ज्यादा प्रोडक्ट लाइंस हो गई, ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स आपको बनाने पड़ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, सप्लायर से दिक्कत आ गई, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि अगर आपकी इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो एक आदर्श संगठन ढांचे की आवश्यकता महसूस होती है कि हम अपना, देखिए आदर्श संगठन का यहाँ पर मतलब ये नहीं कि कुछ एक आदर्श होता है, यहाँ पर मतलब ये है कि जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से आपको संगठन होना चाहिए। चीजें किसी और तरह की है, संगठन का ढांचा जो है वो उसके अनुरूप है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाता है, समस्या हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ऐसे उद्यम जो विकास पर ध्यान नहीं देते, जिनको ग्रो नहीं करना है, जिनका अपना साइज उतना ही चलाना है, तो उनको अपना ढांचा परिवर्तित करने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, वो चल सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया तो फिर वो नहीं चल पाएंगे। बहुत परिवर्तन के बिना चल ही नहीं सकते हो, आपको चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना तेजी से बदल रहा होता है हर सेक्टर में। ये जरूर है कि कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जैसे मोबाइल फोन्स का है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब एक है रेस्टोरेंट्स का, तो रेस्टोरेंट्स में तो आप खाना खाओगे तो वहां पर उतना तेजी से परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर भी आप बिल्कुल स्थिरता में नहीं जी सकते। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर बात, ऐसे उद्यम जो विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, एक विशेष संरचना को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, समझ, अभी यही पॉइंट आ जाएगा। फिर भी यह समझ लेना अति आवश्यक है कि ऐसी स्थिरता, ठीक है, ये स्टेबिलिटी की बात नहीं है, आप एक ही जैसे, आप चेंज नहीं हो रहे हो। ठीक है, उपक्रम के लिए अहितकर साबित हो सकते हैं। अहितकर मतलब हार्मफुल हो सकती है, नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक कोई परिवर्तन ना करने पर यह उपक्रम या तो बंद हो जाता है या इसकी वृद्धि लगभग पूर्णतया रुक जाती है, कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो चेंज आपको करना ही पड़ेगा। चेंज क्या करोगे, संगठन का ढांचा चेंज हो रहा होगा। ठीक है, पूरी तरह से नहीं चेंज होता है, छोटे छोटे माइनर चेंजेस होते रहते हैं। कुछ बहुत ही बड़ी कुछ ऐसी चीज आ गई तो फिर आप काफी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने विप्रो के उदाहरण में देखा था। अच्छा, अब क्या हुआ, बतौर संगठन विकास, ठीक है, नए कार्यों के उद्गमन, ठीक है, कोई नया काम निकल के, इमरजेंस ऑफ न्यू फंक्शंस, ठीक, तथा सोपानिकी ढांचा। सोपानिकी ढांचा का मतलब समझ लेते हैं, जो भी आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल हायरार्कीज में वृद्धि हो जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से क्या हो जाता है, सामंजस्य कठिन हो जाता है, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब क्या लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन था, वो इतने से इतना बड़ा हो गया। ठीक, जब इतने से इतना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कई तरह के फंक्शंस बढ़ गए, पहले जो काम नहीं करने पड़ते थे वो भी करने पड़ रहे हैं। साथ में क्या हो गया, ज्यादा लोगों की आवश्यकता हो गई, लोग भी ज्यादा आ गए, और लोगों के ज्यादा आने जाने से क्या हुआ कि पहले तो 4 ही लोग काम कर रहे थे, तो ऐसे करके ग्रुप में बना करके ये दोनों
रिपोर्ट करेंगे ऊपर वाले बॉस को, और ये है ये इनको रिपोर्ट करेगा। अब 4 की जगह हो गए 100 लोग, कितने हो गए 100 लोग, तो अब बहुत समस्या हो जाती है, समझ रहे हैं। जब 100 लोग हो गए तो समस्या क्या हो जाती है कि वो 100 लोग मिलकर के एक साथ एक दूसरे को रिपोर्ट तो करेंगे नहीं, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा 100 लोगों के बीच में वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। अब इन तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों आ रही है, क्योंकि संगठन बड़ा हो रहा है। अल्टीमेटली यहां पर वही है कि अगर आप वृद्धि करोगे तब तो निश्चित रूप से जो इस तरह का ढांचा है उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, सामंजस्य कठिन हो जाता है। जब ज्यादा लोग हो जाते हैं ना तो सामंजस्य हो नहीं पा रहा होता है, और सामंजस्य के बिना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, सामंजस्य ही तो निर्धारित करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो पूरे संगठन का के उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति होती रहे, तो वो ना पीछे छूट जाए। ठीक है, इसी तरह से आप समझिए कि संगठन की संरचना पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही होती है। अगर आपने संगठन का ढांचा नहीं परिवर्तित किया तो समस्या आ सकती है, हो ही जाता है। अगर आपको ग्रोथ करना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक, अच्छा, यही आवश्यकता है। पीटर ड्रकर, ये एक ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया यूरोप में है, तो वहां से जन्म लिया था, फिर अमेरिका में रहे, और इनका जो कॉर्पोरेशंस है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और बहुत प्रभावी माने जाते हैं फिलोसॉफिकल और मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी राइटिंग्स हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं कि संगठन ढांचा है एक अनिवार्य माध्यम है। अनिवार्य समझते हैं, जिसको छोड़ा नहीं आ सकता है। आपको समझना पड़ेगा जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एक व्यावसायिक संगठन में, वो बिना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अचीव नहीं कर सकते हो। आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या बोलते हैं, अनुपयुक्त, यानी कि आपका अगर ढांचा ऐसा है जो अनुपयुक्त है, ठीक ठाक नहीं है, तो व्यवसाय की कार्य निष्पत्ति है उसको भयंकर हानि पहुंचा सकता है। कार्य निष्पत्ति को हानि पहुंचाने का मतलब क्या हुआ, जो परफॉर्मेंस है बहुत घटिया हो जाएगी अगर ऑर्गेनाइजेशन ढांचा गड़बड़ है। और ये बोलते हैं कि अंततः इसे समाप्त ही कर देता है। इसे मतलब किसे, अगर ढांचा खराब है तो बिजनेस ही बर्बाद हो जाएगा। और ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वो एक स्कॉलर रहे हैं, तो इनकी बात, इन्होंने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। अच्छा, आप समझिए, मुख्यतः प्रबंधन का विस्तार जो है ना, आवश्यकता हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये अब आवश्यकता की बात हो चुकी है। ये बात आ रही है कि निर्धारित कैसे होता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे निर्धारित होगा। तो उसके निर्धारण में जो प्रबंधन का विस्तार है, प्रबंधन का विस्तार का मतलब क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यही निर्धारित करता है कि किस तरह का आपको जो संगठन का ढांचा होगा वो कैसा होगा। नॉर्मली मालूम है आपको, आर्मीज होती है, ठीक है, सेना होती है, सेना में अलग अलग तरह की टुकड़ियां होती हैं। तो मैक्सिमम जो साइज रखा जाता है ना किसी एक क्लोज टुकड़ी का, वो 150 से ज्यादा का नहीं रखा जाता है, क्योंकि इतने से अधिक लोगों के साथ आप एक्टिव रिलेशनशिप नहीं रख सकते हो किसी भी हद पर। सारे देश में देखोगे तो जो एक टुकड़ी होगी जहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा वो 150 से ज्यादा का बड़ा नहीं होता। ठीक, तो वो हम लोगों की व्यक्तिगत सीमा है कि हम इससे ज्यादा लोगों के साथ सक्रिय तालमेल करके नहीं चल सकते हैं। ऐसे ही एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को एक साथ देख सकता है, समझ रहे, एक मैनेजर है, उसके सबऑर्डिनेट्स है, उसके अधीनस्थ है, तो उस प्रबंधक के जो अधीनस्थ हैं, एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली देख पा रहा है। तो अलग अलग तरह के काम में अलग अलग तरह का नंबर पहुंच जाता है। तो वो जो नंबर पहुंचता है कि कितने लोगों को कर सकता है, उसी को बोलते हैं क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, समझ रहे हैं आप, जो प्रबंधन का विस्तार है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर, यहां पे मैनेजर मैंने बोला, मैनेजर का मतलब वही है, मैनेजर का काम सुपरविजन तो होता ही होता है। तो जो एक पर्यवेक्षक है वो अपने कितने अधीनस्थों का प्रभावपूर्ण ढंग से पर्यवेक्षण कर सकता है। ठीक है, तो उसके द्वारा जितने लोगों का पर्यवेक्षण किया जा सकता है उसी को बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक इंसान 2 लोगों का कर पा रहा है तो स्पैन छोटा है, एक इंसान 10 लोगों का एक साथ प्रभावी ढंग से मैनेजमेंट कर पा रहा है, पर्यवेक्षण कर पा रहा है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा है। इसी से आपका डिसाइड हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज निर्धारित हो रही होती है। जैसे ये है, ये 4 लोगों का पर्यवेक्षण कर पा रहे हैं, फिर ये जो इंसान है ये इतने सारे लोगों का पर्यवेक्षण कर ले रहा है, देख रहे हैं आप, सारे लोगों का नहीं कर पा रहा है ये। एक मिनट देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए, अब इनके अंडर जो आ रहे हैं ना, कौन कौन से लोग हैं, तो इन्होंने तो 4 लोगों का कर लिया, सारे लोग 4 लोगों के बराबर नहीं कर पा रहे। ये इंसान भी 4 लोगों का कर रहा है, इन 4 लोगों का, ठीक है, पर्यवेक्षण हो जा रहा है। फिर ये इंसान 3 ही लोगों को कर रहा है, ये इंसान 1 ही को कर रहा है, ठीक है। फिर ये जो इंसान है वो कितने को कर रहा है, 3 को, ये वाला इंसान फिर 1 ही को कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कौन कितने को जो को ठीक से उनका सुपरविजन कर सकता है, उस हिसाब से निर्धारित हो जाता है। क्या निर्धारित हो जाता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ,
अब संगठन ढांचों के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो प्रकार में मुख्यतः दो तरह के प्रकार हैं, अभी उसकी बात करेंगे। संगठनों द्वारा अपनाए गए संगठन ढांचे के रूप, उनकी प्रकृति, किनकी प्रकृति, जो संगठन है, व्यवसाय है, किस तरह का काम है। भाई एक माइनिंग का काम हो रहा है, एक जगह पर सॉफ्टवेयर कंपनी है, दोनों में एक जैसा स्ट्रक्चर हो नहीं सकता। तो काम जो आप कर रहे हो, जो आपके व्यवसाय की प्रकृति, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, तथा क्रियाओं के अनुरूप, क्रियाएं मतलब कौन से, जो आपकी व्यावसायिक क्रियाएं हैं, आपको किस तरह का काम करने की जरूरत पड़ रही है, अलग अलग होते हैं। संगठनीय ढांचों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एक फंक्शनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यात्मक संगठन ढांचा, और दूसरा आपका हो जाता है प्रभागीय यानी कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये दोनों प्रकार हैं, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन दोनों का मतलब क्या क्या होता है, प्रबंधन को समझने में भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके दोनों को हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये हमारे प्रकार हो गए हैं, इनमें से हम लोग कार्यात्मक संगठन ढांचे की बात अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें काफी ठीक से समझ में आई होंगी। कोई डाउट है अगर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप लोगों के लिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप तक क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट हिंदी भाषा में लाने की पूरी कोशिश है। आपके सपोर्ट की हमें काफी जरूरत है। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और पसंद आए तो जरूर लाइक करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।